नमस्कार, इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा की बात करूँ तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित है आज बात करने के लिए, उनसे रूबरू कराने का प्रयास करता हूँ। एलआईसी के एजेंट हैं, बीमा पॉलिसी करते हैं और एलआईसी की अगर जब बात आती है तो वही आ जाता है कि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। दी थी। उसके बाद 93 में हम एलआईसी में गए। जब एलआईसी में मैं गया तो एकदम एक ऐसी कृपा हुई जिससे कि मैंने एक दिन में फरवरी 1994 में जुलाई 93 में हमने एलआईसी में एंट्री की थी। 5-6 महीने मैंने काम नहीं किया। एलआईसी के बारे में लोग जानते नहीं थे। फिर हमने धीरे-धीरे बताना चालू किया तो फरवरी 1994 में मैंने एक दिन में 250 बीमे करके भारत में अपना स्थान लिखा था। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लोगों को एक पॉलिसी नहीं मिलती, चाहे बैंक की बात करूँ, एलआईसी की बात करूँ या पॉलिसी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, एक पॉलिसी नहीं मिलती और 250 का कीर्तिमान कैसे संभव हो पाया? ये दिव्यापुर में सीआईएसएफ एक यूनिट है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें हमारे एक रिश्तेदार असिस्टेंट कमांडेंट थे। तो उनके आशीर्वाद से मतलब एक दिन में इतना वर्क संभव हो सका और उन्होंने सहयोग भी किया। उसके बाद वे कमांडेंट हो गए। आज उत्तम नगर दिल्ली में उनका फ्लैट भी है। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और इतना बड़ा सहयोग किया कि उस दिन से आज दिन तक मैं टॉप सीएलआई प्रीमियम पे रहता हूँ और मैं एलआईसी में प्लेटिनम ब्रिगेड हूँ। एजेंट तौर पे चेयरमैन क्लब मेंबर का सदस्य हूँ और अभी मेरी टॉप कॉन्फ्रेंस हुई थी कलकत्ता में, जो कि एक वेस्टिन होटल है, बहुत बड़ा होटल है, 5 स्टार होटल है एयरपोर्ट के पास। तो वहीं पे हमारी मतलब कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें कि सम्मानित भी अभी किया गया है। सर 19 दिसंबर को। अभी आपने कमांडेंट साहब की बात करी, मतलब उत्तम जी का समर्थन करा, सहयोग करा और एक मुकाम हासिल करके उत्तम नगर में रहने लगे जाके दिल्ली, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? वो तो हमारे लिए एक तरह से जीवन में मान लीजिए एक ईश्वर का रूप मान लिया, जिन्होंने बहुत अच्छा हमारा उस समय कोऑपरेट किया। क्या कहना चाहिए जिससे कि मैं किसी लायक नहीं था। तब उन्होंने मेरा कोऑपरेट किया तो उनके लिए तो सदैव यही कहेंगे कि वो दीर्घायु हों और भगवान उनको बहुत अच्छा उनके लिए मैं महसूस करता हूँ। उनका मैं सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे सदैव सुखी रहें। सर एलआईसी का बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, सम्मान मिल गया, पद मिल गया, पैसा मिल गया। समाजवाद की विचारधारा में कब मूवमेंट हुआ? मैं वैसे तो मैं समाजवादी पार्टी से जन्म के बाद से ही जुड़ा हूँ। एक बार जब नेताजी एक वोट एक नोट माँगते थे, कोई चुनाव चिन्ह बरगद था क्या, मैं बहुत छोटा था, तो मेरे यहाँ बर्तनों का काम हुआ करता। तो उस समय की बात बता रहे 80-85 की
बात बता रहे हैं हम आपको, यही कुछ माहौल रहा होगा। तो दीपावली के टाइम के बाद नेताजी ने वहाँ पे अनंतराम में मीटिंग डाली वहाँ रविंद्र मल्होत्रा उस मीटिंग के कार्यक्रम संयोजक थे। तो उसमें क्या उस समय मेरे पिताजी ने जब नेताजी 1 रुपए माँगते थे, 1 वोट 1 नोट, तब मेरे पिताजी ने उस समय 500 रुपए नेताजी को दिए, 500 रुपए। तो नेताजी ने पिताजी को गले से लगा लिया, कई बार नाम भी लिया। तो हमने अपने पिताजी से ये पूछा हमने कि आपने नेताजी को 500 रुपए दे दिए और काश इससे इतने में तो मेरे कपड़े आ जाते सबके। उस समय बहुत महत्वपूर्ण थे 500 रुपए। तो उन्होंने कही देखिए ये किसानों का नेता है, ये कभी भी आपको 500 से 5 लाख का फ़ायदा करा देगा, 10 लाख का फ़ायदा। इतने के गरीब लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं है किसानों के नेता है। तो जब नेताजी की सरकार आई तो सबसे पहले उन्होंने चुंगी माफ़ करी। चुंगी माफ़ करी किसान जब मंडी में अनाज ले जाता था, ट्रैक्टर में ले चुंगी जाते लगती थे, तो नेताजी ने चुंगी माफ़ करी। ये बड़ी बात है। तो पिताजी हमारे पूर्णतः समाजवादी थे, पूर्णतः समाजवादी। यानी उनके हर ब्लड में एक-एक बूंद में समाजवादी था। उसी बागडोर को आपने संभाला। हमने संभाला। तो एक बार मैं 96 में चुनाव लड़ गया रामनगर वार्ड से। तो उस समय समाजवादी पार्टी से बाबा फूल सिंह हो गए, बीजेपी से डॉक्टर महेश हो गए। तो हमें ज़बरदस्त बीएसपी ने मतलब टिकट दे दिया, सिंबल दे दिया जबकि मैंने माँगा नहीं था, मैं खाली था उन्होंने दे दिया। तो ये समझिए पिताजी मेरे इतने नाराज़ हुए कि जिसकी कोई सीमा नहीं, उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया कि मेरे लड़के ने गलत काम किया। मतलब विचारधारा से हट के काम किया और जे उन्होंने ये भी कहा कि तू हार जाएगा। परिणाम क्या हुआ? परिणाम में 70 वोटों से हार गया। अच्छा, जो उन्होंने सोचा था वो भी गया। हो गया। तो ये चीज़ है कि समाजवादी तो हम शुरू से हैं, लेकिन पूर्णतया माननीय छोटे मंत्री जी ने हमको 2012 में जोड़ा। 2012 में जोड़ा, माननीय छोटे मंत्री जी मेरे घर पर आए, यहाँ पे जिस जगह मैं बैठा हूँ, जिस सीट पे मैं बैठा हूँ, उसी कुर्सी पे माननीय छोटे मंत्री जी, माननीय एमएलसी साहब, मिनी साहब और काफ़ी नेता भी आए और उन्होंने हमको समाजवादी पार्टी की सदस्यता दी। गौतम जी, एक सवाल आपसे है। आपने छोटे मंत्री जी का ज़िक्र किया। कहा यह जाता था कि नेताजी की अगर बात करी जाए, विरासत की बात करी जाए, दाहिना हाथ कहा जाए तो हमेशा शिवपाल सिंह यादव रहे। 2012 में आपको जोड़ा, 2012 में ही सरकार बनी थी और 2016 में वो स्वयं समाजवादी विचारधारा से अलग हो गए थे। उस समय कैसा महसूस? उस समय मैं अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रहा था, क्योंकि छोटे मंत्री जी ने जो नेताजी के साथ संघर्ष किया, वो इतना संघर्ष था इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है किसी चीज़ का। तो माननीय मंत्री जी जब अलग हुए, तो सारा कार्यकर्ता अलग का थलग पड़ गया। आज माननीय मंत्री जी समाजवादी पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, तो हम सब लोग समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर और ऊपर लेवल तक का कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के साथ हूँ और समाजवादी पार्टी में 2024 का चुनाव एड़ी चोटी लगा करके मैं वादा नहीं बल्कि विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिसने संविधान के साथ छेड़छाड़ की है, जिसने किसानों के साथ छेड़छाड़ की है, जिसने गरीब लोगों को छेड़छाड़ की है, जिन्होंने काफ़ी चीज़ों में बड़ा लोगों को गुमराह किया है, मैं इनको ईंट का जवाब पत्थर से दूँगा। आप लोग देख सकते हो कि जब आम कार्यकर्ता किसी ज़मीनी नेता से जुड़ा होता है, उत्तम जी भावुक हो गए शिवपाल सिंह जी का नाम लेते-लेते। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वास्तविक ज़मीन पे काम करने वाले आज नेता बहुत कम हैं
और शिवपाल सिंह यादव ने अपनी राजनीति को नेताजी के साथ किस तरीके से सींचा था, क्योंकि ये पुराने लोग हैं और हमेशा शिवपाल नेताजी के साथ, शिवपाल सिंह जी के साथ लगे रहे। अब तो एक सवाल और है, नेताजी के बाद, नेताजी के समय की समाजवादी पार्टी और आज की समाजवादी पार्टी में क्या अंतर महसूस करते नेताजी के पैटर्न पे ही आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। लेकिन कारण ये था, पहले कोई नेता झूठ नहीं बोलता था और लोगों के दिल में बस जाता था। लेकिन आज हमारा जो सामना है, वो एक ऐसी झूठी पार्टी से है जिसका मुकाबला करना बहुत ही बड़ी बात रही है पहले, लेकिन 2024 में उनका झूठ कामयाब नहीं होगा। हैं? आप 24 की बात कर रहे थे, आपने देखा कि हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए। 3 राज्यों में किस तरीके से बम्पर बीजेपी की जीत हुई और वो उत्साहित है। और उसी उत्साहितता में, क्योंकि सरकार में है तो बहुत जल्द चुनाव होने की संभावना, कैसे मुकाबला कर पाएगी समाजवादी पार्टी? देखिए, वो बात वहाँ पे गलती जो हमारी पक्ष की पार्टी है, उसने भी की है। माननीय कमलनाथ जी का बयान और उस पे ध्यान न देना कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं का, और हमारे नेता को सीट मांगने पर तवज्जो न देना, तो उसका ये बहुत बड़ा परिणाम है। अन्यथा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आ ही नहीं सकती, असंभव था। इस बार क्या लग रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो पाएगा? इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में तो धूल चटा देगा बीजेपी को, ये हमारा जहां तक विचार है। आपकी जिले की बात कर लेता हूँ। आज 24 तारीख है। एक पूर्व विधायक हैं शिव प्रसाद सिंह यादव, उन्होंने बसपा से विधायक रहे, 19 साल बसपा में रहे, फिर उन्होंने कुछ समय भाजपा में दिया। उसके बाद उन्होंने नई पार्टी का गठन करा, सर्वजन सुखाय पार्टी। और वो एक कम्युनिटी डिवाइड एंड रूल वाली अगर बात करें तो आपका क्या लग रहा है कि, क्योंकि वो एक आपने देखा होगा कि यादव समाज में घोसी, ग्वाला, कमरिया, तीन को, मतलब ये अब एक ट्रेंड नया चल गया है। क्या महसूस कर रहे हो, आने वाले समय में शिव प्रसाद कुछ नुकसान कर पाएंगे समाजवादी? नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन इससे गुमराह व्यक्ति हो सकता है 2-4%। लेकिन शिव प्रसाद कोई गैर नहीं है। आगे चल के शायद हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व विचार करेगा, अपने आदमी को मना भी सकता है, और हमारे साथ भी शिव प्रसाद जी काम कर सकते हैं। संभावना बन रही है, क्योंकि मैंने परसों उनका इंटरव्यू जब कराया था तो मैंने उनसे एक सवाल करा था। मैंने कहा अगर अखिलेश जी आपसे कहते हैं कि आप समाज के हैं, समाज को बांटने की राजनीति मत करिए, नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाइए, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो मेरे दरवाजे हमेशा खुले, मेरा किसी से व्यक्तिगत दोष नहीं। नहीं तो उन्होंने सही ही कहा कि कोई गैर तो नहीं है, वो पहले समाजवादी हैं, उसके बाद उनकी विचारधाराएं बदली हैं। क्यों बदली हैं, इसके बारे में हम आपको इतना नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं जरूर जानता हूं कि सब अगर फायदे के लिए काम किया जाए तो वो असली समाजवादी हो ही नहीं सकता है। फायदे के लिए, मुझे 30 साल हो गई पार्टी से, मैं जन्म के बाद ही से जुड़ा हूं। मान लीजिए मेरे पिताजी कट्टर समाजवादी थे, मैं प्रजापति समाज से आता हूं, और प्रजापति समाज की बात कर रहे हैं तो अगर मैं बता रहा हूं, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के अलावा प्रजापति समाज किसी भी पार्टी को पसंद नहीं करता है, क्योंकि नेताजी का संबंध डायरेक्ट प्रजापति समाज से। प्रजापति समाज को उन्होंने बहुत सम्मान दिया, माननीय छोटे मंत्री जी ने बहुत सम्मान दिया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी बहुत, माननीय प्रोफेसर साहब बहुत सम्मान देते प्रजापति समाज को। हम तो धन्य कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को, जो प्रजापति समाज को पूरे प्रदेश में सम्मान दे रही है, और प्रजापति समाज कभी भी इनसे दूर न था, न है, न रहेगा। सर ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि आखिरी सवाल आपसे है, 24 का चुनाव किस मुद्दे पर होगा? सबसे बड़ा मुद्दा समाजवादी पार्टी का क्या?
सबसे बड़ा मुद्दा तो दिख ही रहा है भाई। सबसे बड़ी मुद्दा तो बीजेपी सरकार किनका भला कर रही है, आप बताइए। किसानों को खत्म कर रही है, महंगाई चरम सीमा पे है। हम अगर गरीब आदमी को सिलेंडर पहले 400 रुपए में देते थे, 370 में, आज सिलेंडर 1100 रुपए का है? खाद की बोरी देखिए आप, खाद की बोरी देखिए आप कितनी है। हमें पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। हमारी जितनी लागत है, हमें मूल्य नहीं मिल रहा है। जब समाजवादी सरकार थी, तब उस समय किसानों को प्रॉपर मूल्य मिलता था। सर आपने मूल्य की बात करी तो एक बात मेरे दिमाग में आ गई, थोड़ा-सा और समय लूँगा आपका। आपने देखा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आंदोलन चला, किसानों का आंदोलन। 750 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई। आजकल एक मुद्दा बहुत ट्रेंड में है कि अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जाट समाज का एक बहुत बड़ा कर दिया गया। वो एक रूमर फैला दिया कि जाट समाज का अपमान हो गया। क्या वो देश की बेटियां, महिला पहलवान, किसान आंदोलन क्या कहना चाहते हैं? वास्तविकता असली जड़ क्या है? ये जो रूमर फैलाया जा रहा है जाट समाज के लिए, वो बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति है। ये सदैव अब जैसे मान लीजिए, आप देखिए, आज तक ऐसी सरकार हमने नहीं देखी कि मैं करीब 51 एवब हो गए, प्लस हो गया हूँ। तो ये समझिए कि कभी भी ऐसी हिटलरशाही सरकार देखी हो। भाई जैसे हमने कोई भी सांसद, कोई भी व्यक्ति चुन के भेजा, लोकसभा में भेजा, कोई राज्यसभा में भेजा, कोई विधानसभा में भेजा, तो इन किसानों को, खेतिहर मजदूर किसान की बात कहने के लिए भेजा कि नहीं भेजा? भेजा कि नहीं भेजा है? लेकिन आज अगर उसकी बात कह देगा कोई भी सांसद प्रतिनिधि, कोई भी मतलब विधायक, तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। तो ये हिटलरशाही, ये एक हमारे लिए दुखदाई नहीं है, ये सभी के लिए है। अंगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए दुखदाई है। आगे आने वाले समय में ये अगर ऐसी हिटलरशाही सरकार चलती रही, तो मैं वादा करता हूँ आपको कि देश की स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी। सर बहुत-बहुत धन्यवाद। आखिरी सवाल, चंद दिनों का समय रह गया, नववर्ष का आगमन है, उसके बाद गणतंत्र दिवस है। आपकी तरफ से प्रदेश, देश, सभी लोगों को क्या शुभकामनाएँ? मेरी तरफ से नववर्ष की 2024 की बहुत-बहुत दिल की गहराइयों से आने वाला वर्ष सबके लिए शुभ हो, तरक्की हो, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो, माँ भगवती का, माँ लक्ष्मी का वास हो। और एक जरूर कहेंगे नव वर्ष में 2024 में कि भारतीय जनता पार्टी का एक अंत हो। बहुत-बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। हमारी तरफ से भी आपको आने वाले नववर्ष, गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। धन्यवाद।